मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन कल रात में दे दिया था कि बिहार कोऑपरेटिव का असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर दोनों का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोग चेक कर लीजिए। और मैं उसी वीडियो में उसका जो साइट है तो उसका लिंक मैं डाल दी हूँ। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग का सेंटर कहाँ गया है। और किसी को भी सेंटर के अकॉर्डिंग या जाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन रहा तो मैं ही बता दूँगी, या बाकी कोई भी स्टूडेंट होगा तो वो एक दूसरे का हेल्प कर लेंगे। और एक बात और करना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं ना, तो आप लोग एक दूसरे से उस टेस्ट का नंबर शेयर कीजिए ताकि आप लोग को लगे कि हाँ उस स्टूडेंट का कितना आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। और मैं जैसा वीडियो भी बनाई हूँ तो आप प्रीवियस वीडियो भी जाके देख लीजिएगा कि कैसे करंट अफेयर का तैयारी आप कर सकते हैं, कैसे कंप्यूटर का कर सकते हैं। मैं पढ़ने का तरीका बताई हूँ, तो वो चीज़ भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन अब समय है नहीं, मुश्किल से 8 दिन 9 दिन बचा हुआ है। तो वो वीडियो बहुत हेल्प करेगा। एक बार जाके देखिए और अप्लाई कीजिए। 2 दिन अप्लाई करके ही देखिए, 2-3 दिन में ही इम्प्रूवमेंट थोड़ा पता चलेगा। नहीं लगा तो फिर आप अपना जो भी है वैसे अपना बना है वो रूटीन सबसे बेस्ट होता है। आपको जो जैसे फॉलो कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। बस मैं इसलिए बताई हूँ कि मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको फॉलो करके आप लोग समझ सकते हैं और अपना रूटीन उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो जैसा कि मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था कि लेक्चर का वीडियो बनाऊँ, ना ही उतना व्यूज जा रहा था, तो थोड़ा मोटिवेशन भी नहीं मिल पा रहा था मुझे अंदर से बनाने का। बट कुछ स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कंप्यूटर अवेयरनेस में कि मैम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, अब समय नहीं बचा है तो कुछ इंपॉर्टेंट करवा दीजिए। तो देखिए, मैं ये सोच रही थी कि जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि मान लीजिए जो मैं PDF सेंड की हूँ ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग वहाँ ज्वाइन कीजिए और देख लीजिए कि कौन सा है, ओली बोर्ड का है, मैं वही डाल दी हूँ। और ब्रीफ में दिया हुआ है बट अच्छा दिया हुआ है, ख़राब नहीं है। और क्वेश्चन उसी के रिलेवेंट में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इतना हार्ड भी नहीं पूछेगा। तो आप लोग उसको जैसे मैं बोली थी कि उसमें 54 की 50 अप्रॉक्स में पेज है, तो मैं डिवाइड करने के लिए बोली थी कि इतना डिवाइड कर लीजिएगा। तो जो मैं आप लोग को बताई हूँ सेम चीज़ मैं भी फॉलो कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ कि फॉलो करूँगी। मैंने जैसा बताया है कि 54 पेज है तो 6 से डिवाइड मैं कर दी हूँ ताकि 9 दिन में आपका पूरा वो जो PDF है कंप्लीट हो जाए। और समय रहते आप 2-3 दिन बचा तो बस उसको रिवीजन कर लीजिए। तो जैसे कि 6 पेज मैं बोली हूँ कि डेली आप लोग 6 पेज पढ़िए। मैं भी एक बार देख लूँगी कुछ 6 पेज में क्या क्या लिखा हुआ है। तो मुझे जैसा लगा ना कि मैं PDF से अच्छा रहेगा कि मैं एक कॉपी अपना ही कॉपी लूँ और जैसे जो टर्म आएगा ना उस टर्म को मैं लिखूँ, उस टर्म को समझाते जाऊँ। क्योंकि देखिए PDF में तो आपका सब कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो जब रट्टा ही आपको मारना था तो वहाँ से भी मार सकते हैं, बट आपको समझने में ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना कि क्या है। तो वही चीज़ है कि जो वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं उस टर्म को लूँ और आप लोग को जितना मेरे पास नॉलेज है उस चीज़ के लिए तो मैं उसको समझा दूँ ताकि आप कम समय में आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, ज़्यादा टाइम आप लोग रिवीजन कर सकें और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। और देखिए, मैं भी कोई कंप्यूटर साइंस तो की नहीं हूँ, बट हाँ जितना मेरा नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग चाहती हूँ कि मैं अपना नॉलेज आप लोग को दूँ और एग्ज़ाम में आप लोग को कंप्यूटर की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। 40 क्वेश्चन आ रहा तो 40 में मिनिमम 30 प्लस करके ही आए क्वेश्चन, क्योंकि नंबर तो 20 है। तो मैं चाहती हूँ कि अप्रॉक्स में 12 प्लस में ही नंबर आना चाहिए, उससे नीचे नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जितना मैं करूँगी उससे दुगना मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि इसके पहले का जो मैं लेक्चर बताई हूँ उसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसके आगे से ही करवाऊँगी, वो वाला चीज़ मैं नहीं करवाऊँगी। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिएगा। और आज मैं स्टार्ट जो कर रही हूँ, देखिए कंप्यूटर से, देखिए मैं ऐसे ही लिखी हूँ, मैं जैसे बता रही थी आपको कि मैं शॉर्ट में जैसे आप देखिएगा, अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जब ओली बोर्ड वाला PDF खोलते हैं तो आपको ये लिखे, मतलब जैसे वर्ड है मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग को खोजने में प्रॉब्लम ना हो। आप लोग देख सकते हैं कि हाँ मैम कैरेक्टरिस्टिक बता रही हैं, तो आप लोग वहाँ देखिए कि उसमें क्या है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, स्टोरेज है, वर्सेटिलिटी है, ये सब है। तो आप लोग चेक करिए कि ये सब, और इतना तक तो मैं
उस प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से बता दी थी कि यूजर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सैटिलिटी, स्टोरेज, ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। तो वो लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अप्रॉक्स वो भी 25 मिनट प्लस ही वो लेक्चर होगा, तो उतना फिर से करवाना मुश्किल है मेरे लिए। बट हाँ, जो है मैं कैरेक्टरिस्टिक बता दे रही हूँ, फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा दे रही हूँ कि क्या है। जैसे कि कंप्यूटर का कैरेक्टर क्या है, इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, 100% एक्यूरेट होता है, डिलीजेंस मीन्स रिलायबल ज़्यादा होता है, इसमें स्पीड और सेम एक्यूरेसी के साथ बहुत सारा लॉन्ग कैलकुलेशन भी आराम से कर सकता है, जितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो यही डिलीजेंस है। वर्सैटिलिटी का मतलब मल्टीपल जो वर्क रहता है वो एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सकता है। स्टोरेज इसका बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज होता है। तो यही सब है, मैं उस दिन बता दी थी, आप लोग उस दिन जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आज बताना था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। उस दिन मैं एबाकस के बारे में बता दी थी, नेपियर्स बोन के बारे में बता दी थी, पास्कलाइन बता दी थी, और पंच कार्ड के बारे में भी मैं बता दी थी, और एनालिटिकल इंजन में बता दी थी कि एनालिटिकल इंजन में वो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। एक मिनट मैं देख लेती हूँ, बताई हूँ कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। चलिए फिर भी मैं पास्कलाइन से बता देती हूँ कि क्या था, क्योंकि एबाकस और नेपियर बोन्स मुझे याद है कि मैं इतना करवा दी थी आप लोगों को। अगर नहीं भी करवाई तो एक बार पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसका जो PDF में है ना, बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में एक एक लाइन, और जो लाइन है मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि जो एबाकस है उसके बारे में मैं पहले बता देती हूँ। ये क्या था, ये पहला काउंटिंग डिवाइस था, ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था एबाकस, जो कि चाइना ने इन्वेंट किया था। उसके बाद ये क्या था कि इस पर जो होता था एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन हो सकता था, उससे ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं था। एबाकस के बारे में है। नेपियर्स बोन, इसके बारे में इसके जो इन्वेंटर है कौन है, जॉन नेपियर है, जो कि आपको PDF में भी मिल जाएगा। और ये जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करता था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, नेपियर्स बोन्स के जो इन्वेंटर है जॉन नेपियर, इन्होंने ही लॉगरिथम जो आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे ना 12th 10th में, तो जो लॉगरिथम है log 10, ये लॉगरिथम जो है नेपियर्स बोन ने ही इन्वेंट किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि लॉगरिथम, ये ना पूछ के पूछ देगा कि लॉगरिथम किसने इन्वेंट किया था, तो जॉन नेपियर ने ही इन्वेंट किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है पास्कलाइन। पास्कलाइन जो है पहला कैलकुलेटिंग मशीन था। पास्कलाइन जो है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसको ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था। ब्लेज पास्कल जो कि फ्रेंच हैं, मतलब फ्रांस के थे, इन्होंने ही ये पहला, और इस पे जो है दो ही परफॉर्म हो सकता था, सिर्फ सब्सट्रैक्शन और एडिशन ही परफॉर्म होता था। इस पास्कलाइन जो है ना, सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन 2 नंबर पे परफॉर्म होता था। जैसे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते थे, डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते थे। इस पर जो परफॉर्म होता था वो प्लस और माइनस, यही 2 चीज़ आप परफॉर्म कर सकते थे। यही है पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल ने, जो कि फ्रांस के हैं, इन्वेंट किया था। तीसरा है पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या है, इसके जो इन्वेंटर है वो कौन है, हर्मन होलेरिथ। आपको PDF में भी मिल जाएगा। इनके इन्वेंटर कौन है, हर्मन होलेरिथ हैं। ये डाटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता था। कोई भी डाटा अगर आप स्टोर कर लेते हैं या फिर उसको रिट्राइव करना है, तो वो डाटा को स्टोर रिट्राइव करने के लिए इसका यूज किया जाता था। और ऐसा कुछ इसमें जानने लायक है नहीं। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। ये थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, एनालिटिकल इंजन कौन है। एनालिटिकल इंजन के जो इन्वेंटर है वो कौन है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन के इन्वेंटर कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। और चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, या फिर मॉडर्न कंप्यूटर बोले तो दोनों चार्ल्स बेबेज ही हैं। एकदम याद से रख लीजिएगा यार इसको कि एनालिटिकल इंजन के जो इन्वेंटर थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये सब लिखा हुआ है। उसमें तो होगा, चाहे PDF में भी लिखा ही होगा, मुझे ध्यान नहीं है। इसको याद कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जो समझ में नहीं आता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है कि हाँ एग्जाम में आना है, वो चीज़ बस मैं डिस्कस कर दे रही हूँ अच्छे से। और वैसे तो देखिए डिस्कस करने का मतलब मैं समझा भी दे रही हूँ कि क्या है। जितना
एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, उतना मैं समझा दे रही हूँ। और बाकी आप पीडीएफ से भी देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत छूट गया तो। और आप टेस्ट दीजिएगा, क्यूज दीजिएगा, तो उसमें उस सब में भी कवर हो जाएगा। तो एनालिटिकल इंजन के बारे में बता दी। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटर है, ये पूछ देता है। और फादर ऑफ कंप्यूटर भी इन्हीं को बोलते हैं, या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोलेंगे तो चार्ल्स बेबेज। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया फादर ऑफ कंप्यूटर तब तो चार्ल्स बेबेज होगा, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, अगर साइंस वर्ड जोड़ दिया कंप्यूटर के साथ तो वो कौन किसे कहते हैं, तो अलान ट्यूरिंग। अलान ट्यूरिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलान ट्यूरिंग। ये है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। और अगर पूछ दिया कि कंप्यूटर के ऑनर कौन है, कंप्यूटर का ऑनर कौन है, तो आईबीएम। आईबीएम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आईबीएम कंपनी, ये है कंप्यूटर के ऑनर। नेक्स्ट आपका क्या है? टेबुलेटिंग मशीन, ये भी बता दे रही हूँ। टेबुलेटिंग मशीन के भी इन्वेंटर कौन है? हरमन होलेरीथ। हरमन होलेरीथ, याद रखिएगा। ये पूछ देता है कि पंच कार्ड के कौन है? हरमन होलेरीथ। टेबुलेटिंग मशीन के कौन है इन्वेंटर? हरमन होलेरीथ। दोनों के हरमन होलेरीथ ही हैं। इसमें जो है ना, इस टेबुलेटिंग मशीन में हम पंच कार्ड यूज करते थे। पंच कार्ड का यूज जो मैं बता ही दी अभी कि हरमन होलेरीथ ही हैं। और ये जो टेबुलेटिंग मशीन है ना, फर्स्ट टाइम का एक क्वेश्चन कभी बहुत पहले पूछा था कि जो अमेरिका में जो सेंसस रिलीज हुआ था 80-90 के अप्रॉक्स में, तो उस समय कौन सा मशीन यूज हुआ था, तो यही टेबुलेटिंग मशीन ही यूज हुआ था। अमेरिका का जब सेंसस रिलीज हुआ था उस समय यही टेबुलेटिंग मशीन यूज हुआ था। तो लिख देगा, तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, सेंसस से एक बार देख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है मार्क वन। मार्क वन क्या है? ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। देखिए यहाँ तक जो आप यहाँ तक सब मशीन है, डिवाइस है, ये सब का ही आप नाम सुन रहे हैं, बट कंप्यूटर, असली कंप्यूटर जो आया है ना, मार्क वन से ही कंप्यूटर आया है। क्योंकि पहले तो ये एक मशीन ही था, डिवाइस था, ये भी मशीन है, ये भी डिवाइस है, मतलब सब डिवाइस। यहाँ से एनालिटिकल इंजन से ये चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया, लेकिन प्रॉपर वे में यहाँ से स्टार्ट हो गया था अच्छे से। तो ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, मार्क वन। मार्क वन फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, मार्क वन। इसके इन्वेंटर कौन है? होवार्ड एकेन। होवार्ड एकेन है, ओके, होवार्ड एकेन है इसके इन्वेंटर। और मार्क वन जो है वर्ल्ड वार 2 वगैरह जो हुआ था ना, तो उस समय मार्क वन कंप्यूटर का ही यूज हुआ था। ये चीज़ याद रखिए, वर्ल्ड वार 2 में मार्क वन कंप्यूटर का यूज किया था। नेक्स्ट है एबीसी। एबीसी का पूरा नाम क्या है? अटाना सॉफ बेरी कंप्यूटर। अटाना सॉफ बेरी कंप्यूटर, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एबीसी क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। देखिए इनियाक, ये भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एबीसी ये भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि मैम अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो मैं किसको लगाऊंगी। अगर मान लीजिए कि दोनों ऑप्शन रहा ना, तो आप एबीसी लगाएंगे। अगर एक ऑप्शन रहा, मान लीजिए सिर्फ एबीसी रहा, तो ऑफकोर्स एबीसी लगाइएगा। अगर इनियाक रहा तो इनियाक लगाइएगा, या बोथ रहा तो बोथ लगाइएगा। लेकिन देखिए ऐसा तो नहीं देता है, लेकिन एबीसी क्यों है? एबीसी जो है, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि बिफोर 1973 के पहले जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो इनियाक था, इनियाक। और आफ्टर 1973 के बाद एबीसी हुआ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये याद रखिएगा, ओके। और इसका फुल फॉर्म में बता ही दी। और इनियाक ये भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और बिफोर 1973 इनियाक को ऑप्शन लगाएंगे। अगर आफ्टर 1973 लिखा रहेगा तो एबीसी लगाएंगे। 1973 ये डेट याद रखिएगा, डेट मीन्स ईयर याद रखिएगा। 1973 के बाद एबीसी लगाएंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, और 1973 के पहले इनियाक लगाएंगे।
नेक्स्ट है आपका इनियाक का फुल फॉर्म, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन कुछ ना पूछ के सीधे फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म शॉर्टकट की, ये सबसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। मैं शॉर्टकट की भी धीरे धीरे करवाऊंगी, और कल से मैं एक चीज़ ऐड कर दूंगी ना कि मैं कुछ टर्म लूंगी और एक पेज में मैं क्या करूंगी कि जैसे अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट करूंगी, उसके बाद बी जाऊंगी, सी जाऊंगी, तो ए से जितना शॉर्टकट की बनता है ना मैं एक जगह लिखे रहूँगी, या फिर इसी में होगा तो मैं उसी को रिविजन के तौर पर आप लोग को करवा दूंगी, ताकि आप लोग का थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट होता जाए, और जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है एब्रीविएशन से वो भी मैं डेली डेली कंप्लीट करवाते जाऊं। तो ये मैं कल से करूंगी। आज जितना मैं कर पा रही हूँ आप लोग उतना देखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना लाइक कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, तभी मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे और अच्छे से वीडियो बनाना है, मेरे पढ़ाई सबको पसंद आ रहा है, सबका काम आ रहा है। क्योंकि मैं पढ़ाई जा रही हूँ, किसी का काम नहीं आ पाएगा, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वैसे पढ़ाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्योंकि अगर मेरे पढ़ाने से अगर बहुत सारे स्टूडेंट का, कम से कम कुछ स्टूडेंट का भी अगर भला हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है, तो ही मेरा पढ़ाने का फ़ायदा होगा। नहीं आता है तो फिर वैसे पढ़ाई का तो कोई फ़ायदा है नहीं। और जैसे कि मैं बता दी कि मैं कंप्यूटर में कोई कंप्यूटर साइंस की नहीं हूँ, तो जितना मेरे समझ में आ रहा है तो उतना मैं समझाने का अच्छे से कोशिश करूँगी, और आप लोग भी मेरे साथ समझने का कोशिश कीजिएगा अच्छे से। और मान लीजिए कहीं मैं अगर पढ़ाने के दौरान कुछ गलती भी कर देती हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैम आपने ये बताया तो ये चीज़ गलत था, वहाँ पे वो चीज़ की है तो वो गलत था। और आप सजेशन भी दे सकते हैं मुझे कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ सही लग रहा है कि नहीं, या फिर और कैसे पढ़ाना चाहिए, मतलब आप लोग सजेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, आप लोग अपना सजेशन दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी उसको। और हम लोग बस एक टीम है, एक टीम बनकर सक्सेसफुल होना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है। ये अपने दिमाग में बस व्यू रखिएगा कि मुझे अपने तो सक्सेस होना ही है, बाकियों को लेकर के सक्सेसफुल होना है, तभी एक आप अच्छा सक्सेसफुल इंसान कहलाइएगा। और चलिए मैं इनियाक का फुल फॉर्म बता देती हूँ। इनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये है इनियाक का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है इडवैक। इडवैक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इडवैक का फुल फॉर्म है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में बता ही दी इनियाक के बारे में। इडवैक जो है ना, इसी इनियाक का सक्सेसर है, मतलब नेक्स्ट वर्जन है। इडवैक जो है इनियाक का ही नेक्स्ट वर्जन है। इसमें जो अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए जो नंबर यूज होता था ना, वो बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या मीन्स 0 और 1 यूज होता था, 0 1। ओके, नेक्स्ट है इडसैक। इडसैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये फर्स्ट प्रैक्टिकल में जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इडसैक के बारे में पूछ देगा। इडसैक क्या है? फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये चीज याद रखिएगा। इडसैक है। और इडसैक के इन्वेंटर कौन है? जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन, शायद उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है मुझे ध्यान नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ। इसके जो इन्वेंटर हैं इडसैक के कौन है? जॉन वॉन न्यूमन है। नेक्स्ट आपका है यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है ना फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर है, मतलब सबके लिए कॉमर्शियली तौर पर जो अवेलेबल कंप्यूटर है ये यूनिवैक है। इसका नाम में भी यूनिवर्सल लगा हुआ है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक। ओके, और इनके इन्वेंटर कौन है? इकार्ट मॉचली। इकार्ट मॉचली है इसके इन्वेंटर। नेक्स्ट क्या है? मैक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट मैक्रो प्रोसेसर, ये इंटेल है, सॉरी इंटेल लिख दी हूँ, पता नहीं क्या लिखी हुई, ये इंटेल है। इंटेल 4004 मैक्रो प्रोसेसर। और मैक्रो प्रोसेसर ये जो रैम वगैरह में यूज करते हैं ना, चिप, वही सब होता है। और इंटेल सबसे जो ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का ही यूज करते हैं। अगर पूछ दिया ना कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वर्ल्ड में, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वर्ल्ड में अगर पूछ दिया तो इंटेल 4004 है, इसको याद रखिएगा।
इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन द वर्ल्ड। और अगर इंडिया का पूछेगा तो इंडिया का शक्ति है। क्या है? शक्ति। और मैं फादर ऑफ कंप्यूटर बता दी, चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस बता दी, अलान ट्यूरिंग। उसके बाद और क्या बताना था? इंटेल के बारे में बता ही दी, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। और फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर कौन है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, मतलब यूनिवैक। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। और देखिए, बहुत सारा कॉपी या वीडियो देखिएगा ना, तो जनरेशन जो लिखा हुआ रहता है ना, बहुत बहुत डिफर रहता है, मतलब कभी किसी का आपको सेम नहीं मिलेगा। तो आप ना बस एक ओवरव्यू माइंड में रख लीजिएगा कि हाँ 1946 है से 1959, या फिर 1940 से 1959 कर दीजिएगा। तो आप ऑप्शन जो देगा ना, आपको ऐसा ऑप्शन देगा कि उससे सीधे आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ फर्स्ट का है कि सेकंड का है कि थर्ड का है। लेकिन उसको पकड़ने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा ये माइंड में रखना पड़ेगा कि 1946 से 1959 तक आपका फर्स्ट है, 1959 से 1965 आपका सेकंड आ गया, 1965 से 71 थर्ड आ गया, 71 से 80 फोर्थ आ गया, और 80 से प्रेजेंट में अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। तो ये थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा, तभी आप पकड़ पाइएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। और जो है फर्स्ट जनरेशन में जो देखिए, कुछ दिन पहले ना, मैं बता दूंगी पहले, इसका एग्जाम्पल पूछ देता है कि फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल तो यूनिवैक है। जो जो मैं एग्जाम्पल लिखी हूँ ना, उसको अच्छे से ध्यान में याद रख लीजिएगा। यूनिवैक हो गया, इनियाक हो गया, मार्क 1 हो गया, इडवैक हो गया। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन में पूछ देगा कि फर्स्ट जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइस था या डिवाइस हम लोग यूज करते थे, कौन सा यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब। ये फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम होता था, मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज के लिए। और स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब था। और ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में जो कीबोर्ड, जो इनपुट के लिए जो चीज़ हम यूज करते थे, तो इनपुट के लिए हम क्या यूज करते थे? तो पंच कार्ड यूज करते थे। पंच कार्ड फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों फर्स्ट सेकेंड जनरेशन में इनपुट के लिए, फॉर इनपुट, ये अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, शायद पीडीएफ में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। फॉर इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज करते थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में, पंच कार्ड यूज। ठीक है। उसके बाद है थर्ड और फोर्थ जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड यूज करते थे। थर्ड में किसका यूज करते थे? कीबोर्ड। और फोर्थ में कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज शुरू हो गया। अगर थर्ड जनरेशन में लिख दिया और ऑप्शन दे दिया तो कि कीबोर्ड यूज करते थे या कीबोर्ड प्लस माउस यूज करते थे थर्ड जनरेशन में, तो आपको पता है कीबोर्ड यूज होता था थर्ड जनरेशन में। लेकिन फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होता है? कीबोर्ड माउस दोनों यूज होता है। तो अगर दोनों ऑप्शन दिया और बोथ ए बी, मतलब ए में दे दिया कीबोर्ड, बी में दे दिया माउस और सी में दे दिया बोथ, तो बोथ लगाइएगा। और अगर मान लीजिए कि माउस नहीं दिया है, सिर्फ कीबोर्ड दिया है तो कीबोर्ड लगाइएगा, कीबोर्ड नहीं दिया है माउस दिया है तो माउस लगाइएगा। ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि फोर्थ जनरेशन में इनपुट डिवाइस जो था, तो इनपुट जो लेता था कंप्यूटर वो कीबोर्ड और माउस के थ्रू लेता था, और थर्ड में सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू, और फर्स्ट सेकेंड में पंच कार्ड के थ्रू लेता था इनपुट। ये आपका इनपुट डिवाइस में बता दी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में क्या यूज होता था। मैं इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। उसके बाद मैग्नेटिक ड्रम स्टोरेज के लिए यूज होता था। इसमें जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। और इसमें मशीन लैंग्वेज यूज होता था। जो लैंग्वेज हम लोग फर्स्ट जनरेशन में यूज करते थे, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन्स बाइनरी, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में रहता था, क्योंकि कंप्यूटर हम लोग का भाषा तो समझता नहीं है, वो 0 और 1 के भाषा में समझता है। और इसका एग्जाम्पल जैसे मैं बताई हूँ कि आपको ध्यान रखना होगा, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। यूनिवैक, इनियाक, मार्क 1, इडसैक। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइस था वो था ट्रांजिस्टर। और ये चीज़ पूछता है कि ट्रांजिस्टर, तो सेकंड जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस क्या था? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब। और ट्रांजिस्टर पूछ देगा कभी कभी कि ट्रांजिस्टर किससे बना होता है, तो सेमीकंडक्टर से। ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, सेमीकंडक्टर से ट्रांजिस्टर बना होता है। और इसमें जो है स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर, सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर स्टोरेज डिवाइस यूज करते थे। सेकेंड जनरेशन का इम्पॉर्टेंट जो कंप्यूटर है IBM 1401,
मार्क 3, हनीवेल 400, ये 3 हैं, आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट आप एक या और याद रख सकते हैं इसमें, जैसे पीडीपी हो गया, तो ये सब याद रख सकते हैं, लेकिन ये 3 आपको याद रखना है। और 1401 ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हुआ ना कि जो IBM 1401 है, फर्स्ट टाइम इसी में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। जो बोली थी कि मैं इसमें ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, तो स्टोरेज जो स्विचिंग डिवाइस है, ट्रांजिस्टर फर्स्ट टाइम इसी कंप्यूटर में यूज किया था, इसलिए IBM 1401 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कुछ जो RRB वगैरह का एग्जाम हुआ था, तो थर्ड जनरेशन से एक क्वेश्चन पूछा था। इसका क्वेश्चन पूछा कि CDC 6600 किस जनरेशन में का कंप्यूटर है, तो ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। ये पूछ दिया था, जनरेशन से पूछ देता है कि कौन से जनरेशन का कौन कंप्यूटर है। तो थर्ड जनरेशन में बता देती हूँ। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते थे स्विचिंग डिवाइस के लिए। फर्स्ट में स्विचिंग डिवाइस के लिए वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर जो कि सेमीकंडक्टर का बना होता है, थर्ड में स्विचिंग डिवाइस कौन सा आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि सिलिकॉन का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने शुरू हो गया। और सेकेंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, ओके। सेकेंड में असेंबली, फर्स्ट में मशीन, थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज आ गया था, जैसे फोर्ट्रन हो गया, कोबोल हो गया, अल्गोल हो गया, ये सब थर्ड जनरेशन में लैंग्वेज यूज किया जाता था। और इसका जो एग्जाम्पल है, IBM 360, IBM 370, 168, CDC 6600, जो कि मैं बताई कि एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जो 2-3 महीने पहले एग्जाम हुआ था ना RRB का, उसी में पूछा था। फिर PDP 11, ये 4-5 एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन में, और इसका ईयर भी याद रख लीजिएगा कि कौन से ईयर में है। और इनपुट और डिवाइस में बता ही दिए कि फोर्थ में क्या यूज करते थे, कीबोर्ड और माउस। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन में, इसमें जो स्विचिंग डिवाइस यूज होता था, तो LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट क्या यूज होता था। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट क्या चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन का। इसमें लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा। इसका जो एग्जाम्पल है, IBM PC, एप्पल कंप्यूटर, क्रे, DEC10। क्रे क्या है, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। एप्पल का कंप्यूटर, आप मैक ये सब देखे हैं ना, तो एप्पल का जो कंप्यूटर आने लगा फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। IBM का जो पर्सनल कंप्यूटर वगैरह है, ये सब फोर्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर है। और इसमें बता ही दी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। कीबोर्ड बता ही दी कि कीबोर्ड और माउस इनपुट के लिए यूज करते थे। नेक्स्ट आ गया आपका फिफ्थ जनरेशन, ये 1980 से प्रेजेंट, और ये अभी अंडर डेवलपमेंट, मतलब अभी तक इसका डेवलपमेंट चल ही रहा है। जैसे रोबोट अभी बना ही रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी सब पर काम हो ही रहा है। लेकिन अगर कंप्यूटर का बात बोलते हैं कि इसका फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन है, तो नोटबुक है, मैकबुक हो गया, टैबलेट हो गया, रोबोट हो गया, परम जो कि हम लोग का सुपर कंप्यूटर है। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे है। और इंडिया का परम, परम में भी परम 8000, अगर क्वेश्चन में परम लिखा है और परम 8000 लिखा है, तो आप परम 8000 पे क्लिक कीजिएगा। परम एक सीरीज है, परम एक सीरीज, इसमें भी बहुत सारा है। जैसे परम सीरीज में कौन कौन सा आपका आएगा, परम 8000, परम पदम आ गया, परम 10,000, परम सिद्धि, परम युवा, ये सब आपका सीरीज है, परम सीरीज है। इसके साथ युवा आ गया, सिद्धि आ गया, तो ये सब चीज़ है। परम 8000 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, और वर्ल्ड का क्रे 1, ओके, ये याद रखिएगा। फिफ्थ जनरेशन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें भी फोर्थ में लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते थे, और इसमें सुपर लार्ज, जब फिफ्थ जनरेशन और हाई आएगा तो उसके लिए सुपर लार्ज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा। तो ये चीज़ तो मैं आपको बता दी कि क्या क्या है। फिफ्थ जनरेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और इसको याद रखिएगा। पूछेगा क्या, जो मैं बता दी हूँ वही चीज़ पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल पूछ देगा कि ये इनियाक किस जनरेशन का कंप्यूटर है, वैक्यूम ट्यूब के बारे में पूछेगा, ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट किस में होता था, लार्ज पूछेगा तो फोर्थ, सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट फिफ्थ, यही सब पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इसमें मैग्नेटिक डर्म लैंग्वेज पूछ देगा, मशीन, इसमें असेंबली, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगा। उसके बाद तो हाई लेवल ही लैंग्वेज यूज होना शुरू हो गया थर्ड जनरेशन से ही, मैं बता दी। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और बस एग्जाम्पल जितना मैं बोली हूँ ना कि याद करना है, और मैं उस पर अच्छे से बोली हूँ कि ये चीज़ याद कीजिए, उसको 2-3 बार मैं खुद रिपीट की हूँ, तो उसको अगर
जहाँ भी आप PDF निकलवाएं तो वहाँ पे नोट कर लीजिए, पेज है तो पेज पे नोट कर लीजिए, बट आप उस चीज़ को नोट जरूर कर लीजिएगा। ये आपका जनरेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है, बेस्ड ऑन ऑपरेशन, बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन पर्पस। कंप्यूटर को भी हम 3 टाइप से बांटते हैं, बेस्ड ऑन ऑपरेशन या वर्क। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन ऑपरेशन से मैं शुरू करती हूँ, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे आउटपुट और इनपुट, जो मतलब कि आप देखे होंगे, जैसे स्पीडोमीटर हो गया, वोल्टेज हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब चीज़ को ही जो कैलकुलेशन रहता है ना, इसी कैलकुलेशन, वोल्टेज का कैलकुलेशन करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर, टेम्परेचर को एनालॉग कंप्यूटर, स्पीड को के कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर। यही सब कंप्यूटर है जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करता है। पता चल गया क्या चीज़ यूज करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वगैरह देखते होंगे, जैसे टेम्परेचर वगैरह नहीं रहता है, ऐसे ऐसे करके टेम्परेचर जा रहा है, या फिर उसका स्पीड क्या है, प्रेशर क्या है, तो यही सब ये मेजर करता है। और नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या है, ये जो है बाइनरी डिजिट, जो 0 और 1, 0 और 1 बाइनरी डिजिट पे परफॉर्म करता है, और ये सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है। और यही डिजिटल कंप्यूटर आपका हो गया, 0 1 पे परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आपका आता है हाइब्रिड। ये हाइब्रिड जो होता है एनालॉग और डिजिटल दोनों का होता है मिक्स रूप, एनालॉग प्लस में डिजिटल, ये दोनों का मिक्स रूप होता है हाइब्रिड। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, जैसे ECG हो गया, डायलिसिस हॉस्पिटल वगैरह सब में होता है ना, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। ये आपका बेस्ड ऑन पर्पस और ये ऑपरेशन और वर्क पे कंप्लीट हो गया। बेस्ड ऑन साइज, अब साइज पे कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, एक क्वेश्चन मैं बोलती हूँ कि जैसे फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वर्ल्ड का अगर पूछ दिया, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, तो वो क्या है, अल्टायर 8800। इसका मैं बता देती हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, अल्टायर 8800। अगर इंडिया का पूछ दिया कि इंडिया का फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, तो सिद्धार्थ है। इंडिया का फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ, और वर्ल्ड का अल्टायर 8800। और ये माइक्रो कंप्यूटर जो है ना, 4th जनरेशन का ही कंप्यूटर है। जैसे पर्सनल PC हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब 4th जनरेशन का ही कंप्यूटर है। और माइक्रो कंप्यूटर में क्या आता है कि माइक्रो कंप्यूटर में जैसे हैंड हेल्ड हो गया, या पाम टॉप कंप्यूटर होता है, या फिर टैबलेट हो गया, ये सब आपका माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। और अगर साइज में बताऊँ ना, एक जैसे ये साइज है, साइज माइक्रो कंप्यूटर का सबसे कम साइज होता है, उसके बाद मिनी का थोड़ा ज़्यादा होता है, मेन फ्रेम का ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा साइज जो होता है सुपर कंप्यूटर का होता है। साइज भी सुपर कंप्यूटर का ज़्यादा होता है, पावर भी सुपर कंप्यूटर का ज़्यादा होता है, और खर्च जो एक्सपेंस होता है वो भी सुपर कंप्यूटर का ज़्यादा होता है। मतलब A से D की तरफ जाएंगे तो साइज, पावर, एक्सपेंस, ये तीनों चीज़ बढ़ेगा माइक्रो टू सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, साइज जो मैं बताया कि छोटा साइज होता है, और ये जो मिनी कंप्यूटर है 3rd जनरेशन का कंप्यूटर है। और ये जो यूज होता है ना, स्मॉल और मीडियम सर्वर के लिए यूज हम करते हैं। ये जो होता है स्मॉल और मीडियम सर्वर के लिए हम लोग मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। और जैसे छोटा छोटा बिजनेस हो गया, या फिर कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन वगैरह हो गया, तो उस चीज़ के लिए मिनी कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं। और इसका जो मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है वो आप लिख लीजिएगा, IBM 17, IBM
IBM 17, DEC, PDP 11, ये सब आपका मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ गया मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या है? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है लार्ज सर्वर के लिए हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। और मेन फ्रेम का हम लोग बिग आयरन, मेन फ्रेम को बिग आयरन के नाम से भी जानते हैं। क्या? बिग आयरन। मेन फ्रेम को बिग आयरन के नाम से जानते हैं। और ये जो है जैसे गवर्नमेंट हो गया, कोई कंपनी हो गया, या बैंक हो गया, रेलवे, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कौन करता है? गवर्नमेंट हो गया, या कोई कंपनी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे, ये सब मेन फ्रेम का कंप्यूटर यूज करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल हो गया IBM 370, यूनिवैक 11, 10, ये 2 है मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? बहुत ही फास्टेस्ट और सबसे महंगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड हम लोग मेजर करते हैं वो फ्लॉप्स में करते हैं। किस चीज़ में करते हैं? फ्लॉप्स में। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में इसका फुल फॉर्म बता दी थी, आज भी बोल देती हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड स्पीड मेजर करते हैं सुपर कंप्यूटर का। और बाकी का मैं भी बताई थी। बाकी का किस चीज़ में मेजर करते हैं? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में यूज करते हैं। और सुपर कंप्यूटर का फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर है। और इसका सुपर कंप्यूटर का यूज क्या करते हैं? जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, कोई न्यूक्लियर रिसर्च करना हो, मिलिट्री एजेंसी के लिए, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर में बताई कि क्रे है, और इंडिया का परम 8000 है, ये सब। और बेस्ड ऑन पर्पस के बेसिस पे कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है जनरल पर्पस, सेकंड है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस नाम से ही जनरल है कि जनरली सब लोगों के लिए यूज होगा। जैसे हम लोग अपना लैपटॉप, PC कुछ भी यूज करते हैं तो जनरल पर्पस से। स्पेशल पर्पस के लिए क्या? या एयरक्राफ्ट के लिए, या फिर कोई एयर स्टेशन होता है उस चीज़ के लिए, जो स्पेशली किसी एक पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। इसका सिर्फ एक ही कोई पर्पस होगा कि अगर एयरक्राफ्ट है तो सिर्फ एयरक्राफ्ट रिलेटेड ही ये कंप्यूटर होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। बट जनरल पर्पस क्या है? जनरली सारा काम कर लेगा। जैसे हम लोग का क्या है? कैलकुलेशन, कोई सर्च करना हो, टेस्ट देना हो, हर काम कर लेते हैं। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होगा। ये स्पेशली किसी एक चीज़ के लिए ही बनाया जाता है, तो वही स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो गया। ये 2, इससे तो एग्जाम क्वेश्चन वगैरह में पूछता नहीं है। हाँ, माइक्रो कंप्यूटर से पूछ देगा, मिनी से पूछेगा, मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, एनालॉग हो गया, डिजिटल, हाइब्रिड, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। और जो पूछता है मैं आपको बता दी हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है कंप्यूटर का, कि जो इंट्रो पार्ट में कंप्लीट कर दी हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा CPU वगैरह, ये सब मैं कल के लेक्चर में आपको समझा दूंगी। और मुझे बताइएगा कि क्या मैं जो पढ़ाई हूँ आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो ही मुझे पता चलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ समझ में आया है। और अगर कोई भी इंप्रूवमेंट का और ज़रूरत हो तो आप सजेशन भी दे सकते हैं कि मैम ये चीज़ थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए, तो मैं उसको ज़रूर इंप्रूव करूँगी। और वीडियो देखिएगा अच्छे से, और जो मैं बोली हूँ उसको एक बार रिकॉल कीजिएगा, अपने पेन पेपर पे लेकर नोट भी कर लीजिएगा, ताकि लास्ट टाइम में जब 2-3 दिन बचे ना तो उसमें आप रिवीजन कर सकें। और कल से मैं सोचूंगी थोड़ा इसमें कुछ और ऐड कर देने के लिए। जैसे मैं बताई कि एब्रीविएशन में कल से ऐड कर दूंगी, कि जैसे ए है तो कल कोशिश करूंगी कि ए पार्ट का जितना भी एब्रीविएशन है उसको मैं कंप्लीट कर दूं, ताकि आपका इधर से थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट हो, एब्रीविएशन भी साथ साथ कंप्लीट होते जाए। और ये था आज का, और बाकी मैं जो भी रहेगा मैं कल समझा दूंगी। बस आप लोग पढ़ते रहिए, और अपना पढ़ाई ही सबसे बेस्ट होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।